नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के चैप्टर नंबर 4 इनकम अंडर द हेड सैलरी को लेकर के और सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये 10वां क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 9 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिकोड करने वाले हैं वो रहेगा ग्रेजुइटी। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस टर्म ग्रेजुइटी को समझना चाहते हैं तो हमें दोबारा से एक बार सैलरी के ऊपर आना पड़ेगा, सैलरी के फॉर्मेट के ऊपर आना पड़ेगा और सैलरी के अंदर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट है उनको डिटेल में जाकर के दोबारा से समझना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे, मैंने इनिशियल क्लास के अंदर आपको बताया था, जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे, जहां पे सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक सैलरी करके रहेगा, दूसरा कंपोनेंट अलाउंसेस करके रहेगा, तीसरा कंपोनेंट परक्यूस्टिस करके रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग चौथे कंपोनेंट की बात करते हैं तो चौथा कंपोनेंट आपका रिटायरमेंट बेनिफिट करके रहेगा। अगर आप लोग इन चारों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं तो आपको जो टोटल सैलरी मिलता है वो आपका ग्रोस टोटल सैलरी होता है। और उस ग्रोस टोटल सैलरी के अंदर से अगर आप लोग डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16, जहां पर आप लोग बुनियादी तौर पे 3 डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो आपको टोटल टैक्सेबल सैलरी मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, सर हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर आप लोग फॉर्मेट ऑफ द सैलरी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी को कैलकुलेट करना है, फिर आपको अलाउंसेस को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको परक्यूस्टिस को कैलकुलेट करना है। देखिए परक्यूस्टिस के ऊपर अभी अभी हमने रिसेंट क्लासेस के अंदर तमाम परक्यूस्टिस को कंप्लीट किया है। नई बात क्या है सर? नई बात है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। सर ये रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर भी हमें अलग अलग पॉइंट्स को कवर करना है, जिनमें से आपका एक पॉइंट क्या रहेगा जिसको आप लोग ग्रेजुइटी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग इन चारों कंपोनेंट को मोटा मोटा ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल ग्रोस सैलरी मिल जाएगा, जो यहां पर टोटल हो जाएगा। और इस टोटल ग्रोस सैलरी के अंदर से अगर आप लोग डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16 को लेस कर देते हैं, जहां पे 3 डिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, पहला आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, दूसरा आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है, तीसरा आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है। तीनों को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? टैक्सेबल सैलरी मिल जाता है, जो आपको इस रिजल्ट के अंदर ये तीनों डिडक्शन माइनस करने के बाद मिलता है। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है जो हम लोगों ने अपनी मल्टीपल क्लासेस के अंदर अंडरस्टैंड कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि सर ये 3 कंपोनेंट तो हमने पढ़ लिए, सर बेसिक सैलरी की बात कीजिए, अलाउंसेस की बात कीजिए या परक्यूस्टिस की बात कीजिए, इनके मीनिंग को हम लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब सवाल आता है सर रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या चक्कर है? तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एक लंबे समय तक सर्विस देता है, एक लंबे समय तक इंटीग्रिटी रखता है अपनी संस्थान को लेकर के, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे उसको काफी सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हीं को आप लोग यहां पर रिटायरमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर हम लोग टोटल 4 चीजों को यहां पर बुनियादी तौर पे 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं, जिन पे सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा रहेगा रिटायरमेंट बेनिफिट का? सर ग्रेजुइटी रहेगा। समझ में आया? तो यहां पे आप लोग क्या कह सकते हो सर, यहां पे जरा गौर फरमाइएगा। अगर आपने किसकी बात की सर? अगर आपने यहां पर आपके रिटायरमेंट की बात की, ठीक है, तो रिटायरमेंट के अंदर आप लोग क्या कहेंगे सर? हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट रहेंगे, जिनमें से एक कंपोनेंट कौन सा है जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हैं? सर ग्रेजुइटी के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम लोग आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा इसका एक और कंपोनेंट रहेगा जिसको आप लोग पीएफ के नाम से जानते हैं। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और काफी किताबों के अंदर इसको आप लोग ईपीएफ के नाम से भी पढ़ते हो। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। समझ में आया? तो यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ही आपका ग्रेजुइटी इंक्लूड किया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर ही आपका प्रोविजन फंड है, जो आपका प्रोविडेंट फंड है, उसको इंक्लूड किया जाता है। अब यहां पर अगर आप लोग आगे चलते हैं तो एक कंपोनेंट और होता है जिसको आप लोग किस नाम से
से जानते हैं, पेंशन के नाम से जानते हैं, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। और लास्ट एंड फाइनल जो कंपोनेंट रहेगा ना सर, वो आपका क्या रहेगा सर, वो आपका लीव इनकैशमेंट रहेगा। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया, लास्ट कंपोनेंट क्या रहेगा सर, लीव इनकैशमेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर, सैलरी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट के अंदर चौथा कंपोनेंट कौन रहेगा सर, आपका यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट या रिटायरमेंट करके रहेगा। और यहां पर चार चीजों पर हमें जरूर गौर फरमाना है, ग्रेजुइटी को अंडरस्टैंड करना है, प्रोविडेंट फंड को अंडरस्टैंड करना है, पेंशन को अंडरस्टैंड करना है और लीव इनकैशमेंट को अंडरस्टैंड करना है। आज की क्लास के अंदर मैंने बताया ग्रेजुइटी कंप्लीट कर देंगे, कल की क्लास के अंदर हम लोग प्रोविजन फंड को अंडरस्टैंड करेंगे, उससे अगली क्लास के अंदर पेंशन, और लास्ट में जाके आप लोग लीव इनकैशमेंट को स्टडी करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि सर बुनियादी तौर पे आप लोग मोटा मोटा समझाइए, पहले एक एग्जांपल से समझाइए कि ग्रेजुइटी का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट अस से आप सभी किसी भी होटल के अंदर गए हैं खाना खाने के लिए। अब होगा क्या, आप लोग होटल में जाएंगे, एक पर्टिकुलर टेबल को एक्वायर करेंगे, आप और आपकी फैमिली है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मेन्यू कार्ड देखा। अब वहां पर क्या हुआ, एक वेटर आप सभी के पास आया, वेटर ने अच्छे से आप सभी को सारी चीज जो भी आपने डिमांड किया सबको डील किया, अच्छे से आपको खाना सर्व किया, अच्छे से प्लेटिंग करके सारा मामला सेट किया। अब ये मान करके चलिए आपका जो टोटल बिल है ना वो कितने रुपए का हुआ है सर, 480 रुपए का हुआ है। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग रहेंगे, लेट अस से मैंने क्या किया, 500 का नोट निकाल करके ना उस वेटर को पकड़ा दिया। अब कुछ तो ऐसे लोग रहेंगे जो आपके लेस देन 1% होते हैं, जो कहते हैं कि 480 का बिल बना है तो मेरे को 20 रुपीज वापिस चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे केस भी होते हैं जो यहाँ पर ये जो 20 रुपीज है वो वापिस नहीं मांगते हैं, वो कहते हैं कि आपने अच्छे से हमें सर्विस प्रोवाइड किया है तो आप इसको कैसे रख लीजिए सर, एज ए टिप रख लीजिए। समझ में आया। तो यानी कि कुछ अगर आप लोग मान लीजिए घंटों के लिए आप लोग किसी होटल के अंदर गए और एक वेटर ने आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड किया, तो वहां पर उस सर्विस से खुश होकर के अगर आप लोग उसको टिप दे देते हैं, तो सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है आपका बेसिकली सैलरी के अंदर। जब भी कोई भी इंप्लॉय अपने इंप्लॉयर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना एक काफी लंबे समय तक एक कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर रहता है, तो इसी चीज पर खुश होने के, इसी चीज को खुश होकर के ना आपका जो इंप्लॉयर है उसको एक लमसम अमाउंट पे करता है। उस लमसम अमाउंट को क्या कहते हो, ग्रेजुइटी कहते हो। समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ग्रेजुइटी को डिफाइन करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ग्रेजुइटी अपने आप में एक लमसम अमाउंट होता है जिसको कौन पे करता है सर, इंप्लॉयर पे करता है। किसके लिए पे करता है, अपने इंप्लॉय के लिए पे करता है एज ए रिवॉर्ड। किसके लिए सर, आपके रिवॉर्ड के लिए। ये जरूर गौर फरमाइएगा, ये किसके बदले में मिलता है सर, रिवॉर्ड फॉर द लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस सर्विस। समझ में आया। आपके इंप्लॉय ने एक लंबा और कॉन्टिन्यूअस सर्विस दिया जिसके रिवॉर्ड में आपका इंप्लॉय उसको क्या करता है, एक लमसम अमाउंट पे करता है। इसी लमसम अमाउंट को आप लोग ग्रेजुइटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड इट इज जर्नली रिसीव्ड। अब ये आपको कब मिलता है, ध्यान दीजिएगा, केवल रिटायरमेंट के बेनिफिट, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको नहीं मिलता ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी बहुत सारे केसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो आपका मोस्ट कॉमन है सर, रिटायरमेंट के ऊपर आपको ग्रेजुइटी देखने को मिल सकता है। अब आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा किया है, लेट अस से मैं मान के चलता हूं 5 साल का टाइम पीरियड है। अब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 साल सर्विस किया और अब आप क्या करना चाहते हैं, रेजिग्नेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया। तो रेजिग्नेशन के अंदर भी ना ग्रेजुइटी को लेकर के काफी सारे इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं जिनको आपको स्टडी करना है। अगर आपके इंप्लॉय का डेथ हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी ग्रेजुइटी दिया जाता है। अगर आपके इंप्लॉय के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डिसएबलिमेंट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी ग्रेजुइटी प्रोवाइड किया जाता है। और कहीं पे अगर आप लोग इंप्लॉयमेंट को टर्मिनेट करते हैं, माने टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स ग्रेजुइटी दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मत ध्यान दीजिएगा कि रिटायरमेंट है तो मतलब रिटायरमेंट पे ग्रेजुइटी मिलेगा। रिटायरमेंट पे ग्रेजुइटी मिल सकता है, रेजिग्नेशन पे ग्रेजुइटी मिल सकता है, डेथ पे, डिसएबलिमेंट के ऊपर या फिर टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आपको बुनियादी तौर पे यहां पे ग्रेजुइटी दिया जाता है। और ग्रेजुइटी आपने जो लंबा सर्विस प्रोवाइड किया है उसके रिवॉर्ड के टर्म में आपको मिलता है एक लमसम
अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 के अंदर ना आपकी ग्रेजुइटी को एग्जम्प्ट रखा गया है इन स्पेसिफिक केसेस। समझ में आया? 100% फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको आज की क्लास के अंदर डिकोड करना है। समझ में आया? कुछ रूल रहेंगे, कुछ प्रोविजन रहेंगे जिनको हम लोग आज की क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डिकोड करेंगे। ठीक है, सो समझ में आई मेरी बात? तो ये आपको जरा गौर फरमाना है, जहां पर आपको यहां पर इसके एग्जम्पशन की कुछ सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड की गई है जिनके बिहाफ पे आप लोग क्या करेंगे, ग्रेजुइटी को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? तो इट्स ऑल अबाउट द ग्रेजुइटी। उम्मीद करता हूं ग्रेजुइटी की डेफिनेशन को लेकर के आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा ग्रेजुइटी का डेफिनेशन क्या होता है। समझ में आया? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुइटी को जब भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, माने जब भी आप लोग ग्रेजुइटी की बात करेंगे तो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं ऊपर वाले पेज के अंदर। नोट्स को जब आप लोग देखेंगे ना तो ये ऊपर का पेज रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग ग्रेजुइटी की बात करते हैं तो ग्रेजुइटी किसको दिया जाएगा सर, इंप्लॉय को दिया जाएगा। और ग्रेजुइटी की वैल्यूएशन के लिए, ग्रेजुइटी की कैलकुलेशन के लिए आपके इंप्लॉय को बुनियादी तौर पर हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। समझ में आया? तो टोटल कितनी कैटेगरी रहेंगी सर, आपकी 3 कैटेगरी रहेंगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो इंप्लॉय है अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉयड है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे आपका इंप्लॉयर कैसा है, गवर्नमेंट इंप्लॉय है। ठीक है ना? दूसरा केस क्या आएगा सर, वो नॉन गवर्नमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नॉन गवर्नमेंट के अंदर 2 सिचुएशन आ जाती है। एक आता है पेमेंट अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, पेमेंट अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। ठीक है, यहां पे भी मैं ये लिख रहा हूं, पेमेंट अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। अब इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से समझिएगा। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए अगर आप लोग यहां पर इस एक्ट को फॉलो करते हैं, यस करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, और अगर आप लोग नो करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग रहेगा। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बताया, तो मैंने यहां पे आपको यह समझाने की कोशिश की है ग्रेजुइटी कैलकुलेशन के लिए बुनियादी तौर पे आपको क्या याद रखना है सर, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप लोग बात इंप्लॉयर की करेंगे तो इंप्लॉयर को हमने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। और कितनी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, टोटल 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर सबसे पहली कैटेगरी की अगर आप लोग बात करते हैं गवर्नमेंट इंप्लॉय की आ जाएगी, दूसरी कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट, और नॉन गवर्नमेंट के अंदर भी 2 आ जाएंगे। ग्रेजुइटी का अगर पेमेंट अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 हुआ है, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, पेमेंट अकॉर्डिंग टू द जो आपका ग्रेजुइटी एक्ट 1972 नहीं हुआ है। ठीक है, अब दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके ट्रीटमेंट अलग हो गए। ठीक है, अब यहां पे एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप लोग बुनियादी तौर पे बात करें और आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय है और उसको ग्रेजुइटी मिला है, तो वो ग्रेजुइटी आपको कैसा देखने को मिलेगा सर, आपको फुल का फुल कैसा देखने को मिलेगा, एग्जम्प्ट देखने को मिलेगा। माने गवर्नमेंट इंप्लॉय को जो भी ग्रेजुइटी प्रोवाइड किया जाता है उस ग्रेजुइटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यहां पे वैल्यूएशन के रूल अलग रहेंगे, यहां पे वैल्यूएशन के रूल अलग रहेंगे। समझ में ग्रेजुइटी की डेफिनेशन क्लियर हुई? और ग्रेजुइटी के बिहाफ पे जो आप सभी ने क्या पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेजुइटी के बिहाफ पे जो आपने अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज पढ़े हैं उसकी भी बुनियादी तौर पे आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने बताया यहाँ पे इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपने क्या किया है, एम्प्लॉयज को क्लासीफाई कर दिया है इनटू द 3 मेजर कैटेगरी, जहां पे सबसे पहले आपका गवर्नमेंट इंप्लॉयज रहेगा, दूसरे में आपका नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय रहेगा, एक वो है जहां पे कवर किया गया है ग्रेजुइटी एक्ट 1972 को, एक वो है जहां पे आपका नॉट कवर है ग्रेजुइटी एक्ट 1972। ठीक है, तो दोनों के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, इस बात पर आपको जरा गौर फरमाना है। एक के अंदर कवर किया गया है, एक के अंदर नोट कवर है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रही कि अगर आप लोग टाइप ऑफ द एम्प्लॉयज की बात करते हैं टैक्स पर्पस के लिए, और अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं सर, ग्रेजुइटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस ग्रेजुइटी का एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्लियर? तो मैं इसको जरा पेज को रीअरेंज कर देता हूं ताकि जब आप नोट्स को डाउनलोड करें ना
तो इस पेज के बाद माने इस पेज के बाद ये वाला जो पेज मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद आपको सारी चीजें दिख जाए जो मैंने आपको यहां पर तो बुनियादी तौर पे समझाई है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? तो इन चीजों को आपको याद रखना है सर। एक तो ये आपको याद रखना है कि सर ग्रेजुइटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब ग्रेजुइटी के मीनिंग के बाद आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कितने तरीके के एम्प्लॉयज होते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि सभी को कैसे ट्रीट करना है। जैसे अगर आप लोग पहली कैटेगरी की बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर आप ग्रेजुइटी प्रोवाइड करते हैं तो सर ये कैसा केस रहेगा? सर ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई और रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कैसा रहेगा? फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये साफ साफ भी लिखा हुआ है एंटायर ग्रेजुइटी क्या रहेगी? आपकी बुनियादी तौर पे फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं? तो सर हम लोग तीनों ही तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी ओके है, अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी ओके है, अगर आप लोग लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है तो भी ओके है। इन तीनों सिचुएशन को आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर डालेंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेजुइटी फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा, आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होगा, आपको ग्रेजुइटी के ऊपर एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका पहला कैटेगरी हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा कैटेगरी मैंने आपको बताया, आपका एम्प्लॉय कैसा है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वहां पर आपने क्या किया सर? आपने कवर किया है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। इसको शॉर्ट में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे पीजीए 1972। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है, अगर आप लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर अगर आपका ग्रेजुइटी का पेमेंट कैसे हुआ है सर? कवर्ड हुआ है अंडर द पेमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुइटी एक्ट 1972, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें ट्रीटमेंट अलग से करना है। अब सर ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बात तो समझाइएगा। तो बुनियादी तौर पे आपको याद रखना है, हमें 3 फैक्टर पर काम करना। सर कितना अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा ग्रेजुइटी का, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो सर हमें क्या करना है? 3 बुनियादी तौर पे कंपोनेंट पे काम करना है। अब 3 कंपोनेंट के अंदर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा सर एक्चुअल में आपको कितना ग्रेजुइटी रिसीव हुआ है। समझ में आया? एक्चुअल में आपको कितना ग्रेजुइटी रिसीव हुआ है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे लाइफ टाइम में आपका ग्रेजुइटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25 लाख हो सकता है। पिछले साल अगर आप लोग बात करेंगे तो ये लिमिट आपका 20 लाख था। अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर 2026-27 की बात करते हैं तो ये जो आपका अमाउंट है कितना किया गया है सर? लाइफ टाइम ग्रेजुइटी कितना रखा गया है? 25 लाख रखा गया है। अब तीसरा जो कंपोनेंट रहेगा ना, तो सर आपका जो एवरी कंप्लीटेड ईयर रहेगा सर्विस का, और ए पार्ट ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ, उसका 15 डे का सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग बुनियादी तौर पे इन तीनों कंपोनेंट को कैलकुलेट करेंगे। इनमें से जो लिस्ट होगा ना वो आपका एग्जम्प्ट माना जाएगा, उतना आपका लिमिट क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब सर ये हमें समझ में नहीं आया कि आपने क्या बात बताई। तो मैंने बताया केवल बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट आपको देखने हैं। तीनों के अंदर आपको क्या चेक करना है सर? आपको लिस्ट चेक करना है। तो लिस्ट ऑफ का मतलब जो कम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग चेक कर लीजिए आपका लिमिट कितना रखा गया है सर? लाइफ टाइम का ग्रेजुइटी 25 लाख रखा गया है। दूसरा अगर आप लोग बात करेंगे आपको एक्चुअल में कितना ग्रेजुइटी मिला है। ठीक है, आप लोगों को क्या मिला है? एक्चुअल में कितना ग्रेजुइटी रिसीव हुआ है। अब आपको क्या करना है? 15 डेज का सैलरी निकालना है। क्या करना है? 15 डेज का सैलरी निकालना है। अब यहां पे यही हैक रहेगा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक्चुअल रिसीव क्वेश्चन के अंदर देगा 25 लाख में कोई नई बात नहीं है। तो सर एक्चुअल में सैलरी का अपना मीनिंग होता है। यहां पे सैलरी का क्या मीनिंग रहेगा? कई बार बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, तो यहां पे आप लोग एनुअल सैलरी की बात नहीं करेंगे, लास्ट मंथ के सैलरी की बात करेंगे। तो यहां पे जो सैलरी रहेगा ना ये आपका कौन सा रहेगा सर? आपके लास्ट मंथ का रहेगा। ठीक है, आप लोग किसकी बात करेंगे सर? आपका जो भी लास्ट मंथ का सैलरी है वो रहेगा। और सैलरी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये
आपका जो क्या है कंपोनेंट, यहाँ पे आप लोग सैलरी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, सैलरी का मतलब होता है सर आपको बेसिक सैलरी जो मिला प्लस में जो आपको पूरा का पूरा डियरेंस अलाउंस मिला, कमीशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहां पे जो सैलरी शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा तो आपको और बेटर वे में क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब ये तीनों चीजें क्लियर होगी कि सर क्या क्या चीजें चेक करनी है। सर हमें चेक करना है एक्चुअल रिसीव, ठीक है, 25 लाख का अमाउंट और 15 दिन का सैलरी हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे 15 दिन का जो सैलरी है ना, वो डिपेंड करेगा आपने सर्विस के अंदर कितना टाइम दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग सिचुएशन लेता हूं, समझ में आया। आपने मान लीजिए 26 ईयर कंप्लीट किए हैं अलोंग विथ 2 मंथ का सर्विस किया है। अब आपने क्या किया है, 26 ईयर कंप्लीट किए हैं और आपने 9 मंथ का सर्विस कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहां पे राउंड फिगर का नियम आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे दोनों सिचुएशन के अंदर, अगर आपका मंथ का क्राइटेरिया है ना वो 6 महीने से एक्सीड करता है, क्या करता है, 6 महीने से एक्सीड करता है, तो उसको आप लोग कंप्लीट 1 साल मानेंगे। तो यहां पे 26 साल है लेकिन ये 6 महीने से कम टाइम पीरियड है महीना, तो आपका टोटल टाइम पीरियड सर्विस का कितना हो जाएगा, 26 ईयर हो जाएगा। लेकिन यहां पे 26 साल पूरा है लेकिन 9 मंथ ये आपका एक्सीड कर गया है 6 मंथ को, तो इसको भी आप लोग एक कंप्लीट मंथ ईयर मान करके चलोगे तो यहां पे जो ग्रेजुइटी कैलकुलेट होगा वो अकॉर्डिंग टू द 27 ईयर होगा। इज इट क्लियर, समझ में आई मेरी बात। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका 6 मंथ से एक्सीड कर जाता है मंथ, तो आपका सर्विस का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 1 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे जरूरी चीज है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। सर 15 दिन का जो सैलरी है ना वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब 4 संडे को हटा दीजिए, 4 वीक होते हैं बुनियादी तौर पे, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 संडे को हटा देंगे, 30 में से बुनियादी तौर पे 4 संडे गए तो कितना बचा सर, आपका 26 दिन बचा। हमें 15 दिन का सैलरी निकालना है, तो टेक्निकली अगर आप लोग फॉर्मूला देखें तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 15 दिन का सैलरी निकालना है, 26 दिन का वर्किंग होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करेंगे, आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो आपने आखिरी महीने का सैलरी निकाला, लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो निकल आएगा। मल्टीप्लाई में आप लोग करेंगे कंप्लीटिंग ईयर, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर आपको सर्विस को कंप्लीट किए कितना टाइम हो गया है। ये आपका एक कंपोनेंट है जो आपको कैलकुलेट करना है और इसी कंपोनेंट के बिहा पे आपका पूरा का पूरा ग्रेजुइटी का टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आएगा। ठीक है, अब इसको मैंने यहां पे कैसे समझाया हुआ है, 15/26 आप लोग लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी से, और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी हो गया प्लस में उसका डीए हो गया। ठीक है, एंड प्लस में आप लोग क्या मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कंप्लीटिंग ईयर ऑफ द सर्विस, और यहां पे 6 मंथ से अगर आप लोग एक्सेड करते हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटेड ईयर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग मोर देन 6 मंथ की बात करते हैं तो उसको आप लोग एक फुल ईयर कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप लोग 6 महीने से कम की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्रेजुइटी का नियम है। जब भी आप लोग यहां पर एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालेंगे तो 3 फैक्टर को चेक करेंगे, आपका लाइफ टाइम का लिमिट 25 लाख है, दूसरा हमने क्या चेक किया, एक्चुअल में जो आपको ग्रेजुइटी रिसीव हुआ है, तीसरा हमने क्या देखा, 15 दिन का जो सैलरी आपका बनता है, तो 15/26 मल्टीप्लाई में आपका जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है और मल्टीप्लाई में अगर आप लोग करते हैं तो आपका नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये किसका बन जाएगा सर, 15 दिन की सैलरी को कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर रहा। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करा देता हूं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ सके। तो सर प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी गिरीश आहूजा वाली किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 4.34, जहां पे लिखा हुआ है आर रिटायर होता है 4/1/2025 को आफ्टर सर्विंग XY कंपनी लिमिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ द 16 ईयर एंड 11 मंथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पे टाइम कितना दिया गया है, यहां पे टाइम आपको दिया गया है सर, आपका क्या दिया गया है, 16 ईयर दिया गया है, प्लस में अगर आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर, आपका क्या है 11 मंथ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, 11 मंथ है यानी कि आपका 6 साल से 6 महीने से ज्यादा का क्राइटेरिया पूरा हो गया, तो इसको 1 साल की तरह ट्रीट करेंगे। तो सर ये अमाउंट क्या बन गया, अमाउंट में तो ये टाइम क्या बन गया सर, आपका 17 साल बन गया। ठीक है, 16 साल दे रखा था, 11 महीने है, तो आप इसको 1 ईयर की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 17 साल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द रिटायर हिज बेसिक सैलरी वाज 44,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या
कहेंगे सर अगर आप उसकी बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी कितना गिवन है सर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 44,000 पर मंथ है, ठीक है, और हमें मंथली ही देखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे अगर आप लोग बात करते हैं सर उसका डीए कितना गिवन है 8,000 रुपए पर मंथ है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर हम उसका डीए ले लेंगे, कितना आ जाएगा सर आपका 8,000 रुपए पर मंथ आ जाएगा। यहां पर जो आप लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं वो सैलरी इन्हीं दोनों कंपोनेंट को कैलकुलेट करके होती है, तो 44 और 8 कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर आपका लास्ट ड्रोन सैलरी कितना है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला सर आपका लास्ट ड्रोन सैलरी कितना आ गया 52,000 आ गया। एक कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है सर, उसको रिसीव कितना हुआ है ग्रेजुइटी अमाउंट उसको 6 लाख रुपया रिसीव हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर उसको ग्रेजुइटी कितना मिला है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर उसका ग्रेजुइटी रिसीव कितना हुआ है सर उसको बुनियादी तौर पे 6 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ए ग्रेजुइटी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स एंड द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी ही कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुइटी एक्ट। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया ये आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वहां पर साफ साफ मेंशन होता है, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंडर भी इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है पेमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 हुआ है, तो अभी मैंने इसके लिए प्रोविजन आपको बताया। अगर आप लोग यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं सर एग्जम्प्ट कितना रहेगा आपका ग्रेजुइटी के अंदर, तो एग्जम्प्ट के लिए मैंने बताया था सर आपको क्या चेक करना है, आपको लिस्ट ऑफ चेक करना है। कहां पर सबसे पहले एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है, तो सर हमें 6 लाख रुपया रिसीव हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे 6 लाख हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है सर एक्चुअल में रिसीव होने के बाद लाइफ टाइम का ग्रेजुइटी अमाउंट कितना होता है सर आपका 25 लाख होता है। अब तीसरा जो कंपोनेंट है ना वो यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तीसरा कंपोनेंट है सर आपको क्या करना है, आपको 15/26 लेकर के चलना है। लास्ट ड्रोन सैलरी आपने कैलकुलेट कर लिया 52,000 है। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना है सर आपका 17 है, तो आप लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं और फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या आएगा आपका आंसर। अगर आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे 15 को डिवाइड करते हैं 26 से, मल्टीप्लाई करते हैं 52,000 से और मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो हमें मिलेगा 5,10,000। डेट्स इट। हमें कितना मिल गया सर, हमें मिल गया है 5,10,000, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर ये आपका अमाउंट आ गया 5,10,000। तो तीसरा कंपोनेंट कितना आ गया सर आपका 5,10,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से सबसे लिस्ट कौन सा है सर, तीसरा कंपोनेंट है जो क्या रहेगा आपका 5,10,000 रहेगा। ये आपका एग्जम्प्ट अमाउंट है, ये क्या है आपका एग्जम्प्ट अमाउंट है। तो यहां पर अगर आप लोग टैक्सेबल निकालना चाहे या आप लोग कहेंगे टैक्सेबल ग्रेजुइटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो टैक्सेबल ग्रेजुइटी आपको एक्चुअल में मिला कितना था 6 लाख रुपीस मिला था। एग्जम्प्ट कितने का मिल गया सर 5,10,000 का मिल गया। तो डेट वुड बी ये कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मोटा मोटा आप लोग क्या कहेंगे सर ये आपका 90,000 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा आपका 90,000 हो जाएगा। तो ये वाली जो स्टेप है ना दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। और यही बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एक पॉइंट जरूर कंसीडरेशन में रखना कि अगर आपका जो मंथ का टाइम पीरियड है ना, अगर वो मंथ का टाइम पीरियड 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है या फिर आपका 6 मंथ से कम रहता है तो इसको क्या कर देंगे सर, इसको इग्नोर कर देंगे। ज्यादा रहता है तो इसको आप लोग क्या मानेंगे सर, इसको आप लोग कंप्लीट 1 ईयर मानेंगे। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं सर, आपने क्या माना इसको 1 ईयर, क्योंकि 16 साल था और 11 महीने था, तो 11 महीने आपका 6 महीने से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया इसको माय डियर फ्रेंड्स 1 साल मान लिया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे करना है? अब ऐसे ही अगर आप लोग सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं सर, सेकंड सिचुएशन के अंदर ये होता है आपका एम्प्लॉय तो नॉन गवर्नमेंट है लेकिन उसका जो ग्रेजुइटी है ना नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। समझ में आया? यहाँ पे आपने 1972 के अकॉर्डिंग ग्रेजुइटी का पेमेंट नहीं किया है, तो यहां पर भी आपको वही तीनों कंपोनेंट निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन के अंदर ना जो तीसरा कंपोनेंट है उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। जैसे यहां पर भी आपको क्या करना है, यहां पर भी आप लोगों को एग्जम्पशन के लिए लिस्ट निकालना है। लिस्ट किसका निकालना है जरा गौर फरमाइएगा। आपको सबसे पहले तो एक्चुअल जो आपको ग्रेजुइटी रिसीव हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लाइफ टाइम का लिमिट कितना है 25 लाख है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, हाफ मंथ का एवरेज सैलरी ऑफ द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। अब यहां पे सब मायने बदल गए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हाफ निकालना है। हाफ का मतलब क्या हो
हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 किसका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एवरेज सैलरी रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, एवरेज सैलरी का हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई में यहां पे आपको कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितने कंप्लीट हो गए हैं, इस चीज के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका फॉर्मूला है जो तीसरे कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में आपकी काफी हद तक क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। समझ आए? तो यहां पे क्या क्या बदला, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहां पे काफी सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स बदलेंगी। सबसे पहले बदलेगा नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करने का तरीका। अब यहां पे जो आपका फ्रैक्शन होता है, जो मंथ का टाइम पीरियड होता है ना, यहां पे जो मंथ का टाइम पीरियड होता है उसको इग्नोर करेंगे, वो 6 महीने से ज्यादा है कम है डजंट मैटर, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे आप लोग लास्ट ड्रॉन सैलरी की बात नहीं करते हैं, यहां पर आप लोग एवरेज सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हो, एवरेज सैलरी की बात करते हो। और एवरेज सैलरी का मतलब ध्यान दीजिएगा, एवरेज सैलरी का मतलब है सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट। समझ में है? तो लास्ट आपके जो भी 10 साल रहेंगे ना इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रिटायरमेंट, उसका एवरेज आप लोग लेकर के चलेंगे, जिसको यहां पर आप लोग क्या कहेंगे, एवरेज सैलरी के नाम से जानने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी हो गया, प्लस में डियरेंस अलाउंस भी हो गया। यहां पर भी आप लोग कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ले करके चल सकते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जरा गौर फरमाइएगा। सर फाइनल फॉर्मूला है आपका ये 1/2 रहेगा, यहां पे आई थिंक मिस्टेक हो गया है, प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिस्टेक है। आपको हाफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, एवरेज मंथ सैलरी लेकर के चलना है, मल्टीप्लाई में कंप्लीटिंग ईयर ऑफ द सर्विस लेकर के चलना है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके मंथ्स रहेंगे उनको आपको यहां पर क्या करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। क्या करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। समझ में है? तो यहां पर भी 3 ही फैक्टर कैलकुलेट होंगे, तीनों के बिहा पे एग्जम्पशन को कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात आती है, सर कोई एग्जांपल से समझाइए तभी क्लैरिटी होगा, तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो गिरीश आहूजा का इलिस्ट्रेशन नंबर 4.35 रहेगा, जहां पर लिखा गया है आर ने ज्वाइन किया है आपकी सर्विस को 1/6/2006 को, ठीक है। तो अब ज्वाइन किया है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आपका नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट नहीं है, तो यहां पे आपको ज्वाइनिंग डेट कितना है, 1/6/2006 है, ठीक है। अब इसी तरीके से उसका रिटायरमेंट कब हुआ है, 17/11/2024 को हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिटायरमेंट कब हुआ है उसका, 17/11/2024 को उसका क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो अगर आप लोग टेक्निकली देखते हैं, अगर आप लोग सर्विस का टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है, अगर आप लोग सर्विस का क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, तो सबसे पहले चेक कीजिए कंप्लीटली 1/6/2026 को ज्वाइन किया। अगर टेक्निकली सोचेंगे तो 1/6/2024 तक उसका एक कंप्लीट राउंड फिगर आ जाएगा, माने आप लोग क्या कहेंगे, 2024 में से 2006 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2024 जस्ट ए मिनट, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर 2024 के अंदर से माइनस करेंगे 2006 को, तो कितने साल बन गए सर, 18 साल बन गए, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, आपका कितना बन गया इस टाइम पीरियड तक, तो आपका 18 साल कंप्लीट हो गया। प्लस में देखिए जून के बाद कितना है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। नवंबर तक आपको कैलकुलेट करना है, तो अगस्त, जुलाई के बाद आपका सॉरी आपका क्या, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कुल मिलाकर के आपका कितना महीना हो गया, 5 मंथ, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 5 मंथ का टाइम पीरियड लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका यहां पर ग्रेजुइटी अकॉर्डिंग टू नॉट पेमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुइटी एक्ट, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको आप लोग क्या करके चलोगे, रिजेक्ट करके चलोगे, तो कुल मिलाकर के हमारा सर्विस कितने साल का हो जाएगा, सर 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एग्जम्पशन के लिए 3 जो अगर आप लोग एग्जम्प्ट की बात करते हैं या एग्जम्पशन की बात करते हैं, तो हमें 3 कंपोनेंट के अंदर लिस्ट लेकर के चलना है। सबसे पहले तो हमारा लिमिट कितना है सर, 25 लाख का है, ओके। दूसरा कंपोनेंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमें देखना है हमें एक्चुअल में ग्रेजुइटी कितना मिला है, 21,20,000 मिला है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपको कितना मिला है, 21,20,000 मिला है। अब आपको करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए। देखिए कैलकुलेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, सर बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, 1,44,000
60,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ BS का मतलब हो जाएगा आपकी बेसिक सैलरी 1,40,000 रुपया पर मंथ गिवन है। इसके बाद डियरेंस अलाउंस कितना गिवन है सर, आपको 70,000 रुपए गिवन है। ठीक है, तो आपका 70,000 रुपए पर मंथ गिवन है, जिसका 60% ऑफ विच ए पार्ट ऑफ द सैलरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कंप्यूट करना है द अमाउंट ऑफ द ग्रेजुएटी एग्जम्प्ट फॉर टैक्स एंड अमाउंट ऑफ बी इंक्लूडिंग इन द ग्रोस सैलरी ही कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट। देखिए यहाँ पे तो खैर ये क्या बात कही गई है कि यहाँ पे ये पेमेंट है ना ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं हुआ तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, ये आपका डियरेंस अलाउंस है और ये क्या है आपका बेसिक सैलरी है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर दोनों को ऐड करके क्या निकाल लोगे, सैलरी निकाल लोगे। अब यहाँ पे 1,40,000 और 70,000 कितना आ जाएगा आपका 2,10,000 रुपया आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये तो आपका 2,10,000 रुपया पर मंथ हो गया है, सैलरी निकल आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है सर, 6 महीने से कम टाइम पीरियड है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, 6 महीने से टाइम पीरियड कम है तो आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। 18 साल का टाइम पीरियड है। अब ये कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर, आप लोग यहाँ पर 15/26 लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई में आपका सैलरी कितना है 2,10,000 है, मल्टीप्लाई में टाइम पीरियड कितना है 18 साल का है, सबको आप लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। देखिए मैं आपको समझाना चाहता था जो पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये न्यूमेरिकल आ गया तो कर लेते हैं इसको। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 26 है, फिर आपका मल्टीप्लाई कितना है 2,10,000 है। ठीक है, आपका 2,10,000 मल्टीप्लाई में कितना है सर 18 है, तो कितना गया 21,80,700, आप लोग इसको 70 लिख दीजिए। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे 21,80,770, तो आप लोग कहेंगे 21,80,770। ठीक है, ये आपका अमाउंट है जो यहां पर आ गया। तो तीसरा कंपोनेंट क्या आ गया 21,80,709। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया है। अब हमें इन तीनों में से लिस्ट चेक करना है, तो लिस्ट आपका कौन सा हो जाएगा 21,20,000 हो जाएगा। तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहां पर टैक्सेबल को कैलकुलेट करते, क्या करते हैं टैक्सेबल को कैलकुलेट करते, तो एक्चुअल में आपको ग्रेजुएटी कितना मिला था सर, आपको 21,20,000 मिला था। ठीक है, एक्चुअल में 21,20,000 मिला था, एग्जम्प्ट कितना है आपका 21,20,000 एग्जम्प्ट है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, नील। नील बोले तो आपका कितना आ गया सर 0। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कराऊं जहां पे आपका जो पेमेंट है नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएटी एक्ट 1972। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो, अगर हमारे पास यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी किताब का कौन सा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4.37 है। इसको अच्छे से समझिएगा, यहां पर मजा आएगा। और सेकंड जो कंडीशन है ना हमने पढ़ी थी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वहां पर अगर आपका ग्रेजुएटी नॉट कवर्ड अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है, तो वहां पर तीनों कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आर हु वाज एम्प्लॉय ऑफ द पी कंपनी लिमिटेड, जिसका रिटायरमेंट कब हुआ है 21/10/2024 को हुआ है, उसको कितना ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है सर, उसको बुनियादी तौर पे 3,60,000 का ग्रेजुएटी मिला है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, उसका ग्रेजुएटी रिसीव कितना हुआ है सर, उसको बुनियादी तौर पे 3,60,000 का ग्रेजुएटी मिला है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ही सर्व द कंपनी फॉर द 26 ईयर्स एंड द 8 मंथ। ठीक है, उसका सर्विस पीरियड कितना है, अगर आप लोग सर्विस पीरियड की बात करेंगे तो आपका 26 ईयर प्लस में अगर आप लोग बात करते हैं 8 मंथ की। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो ग्रेजुएटी है, ये ग्रेजुएटी का जो पेमेंट है नॉट कवर्ड है, तो हमें पता है, हमने साफ साफ पढ़ा है, ये वाला जो कंपोनेंट है ना ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो राउंड फिगर में हम लोग क्या कहेंगे सर, 26 साल आपका क्या बन जाएगा, सर्विस का टाइम पीरियड बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सर, उसका सैलरी कितना था रिटायरमेंट के टाइम पे, उसका सैलरी ध्यान दीजिएगा, ये आपका एवरेज सैलरी रही है, सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे कितना था सर, उसका 15,000 रुपए पर मंथ का सैलरी था। आगे क्या दिया गया है, एवरेज सैलरी ऑफ द 10 मंथ, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे काम की चीज है। एवरेज सैलरी ऑफ द 10 मंथ कितना दिया गया है सर, हमारे पास दिया गया है 14,400 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो कितना है 14,400 रुपए पर मंथ है, यहां पे दिया है। इसके अलावा ये आपका कवर नहीं किया गया है। अच्छा, यहां पे डियरेंस अलाउंस दिया है, नहीं दिया है। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी निकालना है। तो ग्रेजुएटी के नियम क्या कहते हैं सर, आपको सबसे पहले 25 लाख का अमाउंट रखना है, जो आपका बेसिक लाइफ टाइम का ग्रेजुएटी होता है। दूसरा, आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है सर, आपका 3,60,000 हो गया। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है 1/2 और आपका जो एवरेज सैलरी जो आपका 10 मंथ का वो कितना है 14,400 है, मल्टीप्लाई में अगर आप लोग बात करेंगे सर्विस का टाइम पीरियड कितना है सर 26 साल का है, जस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे यहां पर 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई में कितना है 14,400 हो गया, अब मल्टीप्लाई में कितना है सर आपका 26 है, ठीक है। आंसर कितना आ गया 1,87,200, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं कितना आ गया 1,87,200 करके आपका कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1,87,200। इन तीनों कंपोनेंट के अंदर से आपको क्या करना है, लीस्ट कंपोनेंट को पकड़ करके चलना है। तो आपका कौन सा कंपोनेंट है लीस्ट कंपोनेंट बताइए सर, आपका थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज 1,87,200, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल कैसे कैलकुलेट होगा सर, एक्चुअल में ग्रेजुएटी कितना रिसीव हुआ 3,60,000 रिसीव हुआ है, माइनस में टैक्सेबल एग्जम्प्ट कितना है 1,87,200 है। तो आप इसको माइनस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, माने 1,87,200 को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं 3,60,000 के अंदर से तो 1,72,800 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 1,72,800 आपका टैक्सेबल ग्रेजुएटी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल ग्रेजुएटी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया है ना वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ऑलरेडी आपको समझा दिया है और मेरी कोशिश रही है कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर रही कैसे कैलकुलेशन होगा, प्लीज इस पर जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर यहां से अक्सर एक पॉइंट देखने को मिलता है और अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताया, तो इनको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग नोट्स जब डाउनलोड करें ना तो आपको कोई यहां पे दिक्कत ना रहे, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमने क्या किया, ग्रेजुएटी को पढ़ा, ग्रेजुएटी को काफी डिटेल में जाकर के हमने क्या किया है डिकोड किया है। अब हम क्या करते हैं फटाफट से ना एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, दोनों के बीच में। दोनों माने कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गया, गवर्नमेंट इंप्लॉय के अलावा जो आपकी दो कैटेगरी बच गई जहां पर आप लोग कहेंगे कवर्ड अंडर द पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा एग्जम्पशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा अगर आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय है, ठीक है। अगर आपने कवर किया है तो लिस्ट ऑफ द 3 अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया, यहां पे भी आपका क्या रहेगा लिस्ट ऑफ द 3 अमाउंट रहेगा। दोनों में तीनों की जो लिस्ट है वो अलग अलग रहेगी, दो कंपोनेंट सेम रहेंगे, एक कंपोनेंट अलग रहेगा, ठीक है। सैलरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी की बात करनी है बेसिक प्लस में डीए की। अगर आप लोग नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 की बात करते हो तो यहां पे एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट मंथ आपको यहां पे लेकर के चलना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पे कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट एग्जम्प्ट कर दीजिए। यहां पे क्या कहता है 15/26 मल्टीप्लाई में लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई में कंप्लीटिंग ईयर, और कंप्लीटिंग ईयर के अंदर अगर आपका मंथ वाला टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा का है तो उसको 1 साल मान लेंगे, 6 महीने से कम का है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो 1/2 मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई में कंप्लीटेड ईयर, ये आपका बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा। फंक्शन ऑफ सर्विस यहां पे अवेलेबल नहीं है। अब यहां पे मैंने बताया मोर देन 6 मंथ को आप लोग 1 ईयर मान लोगे, इसको आपका मंथ वाला जो टाइम पीरियड है इसको क्या करके चलोगे सर, इग्नोर करके चलोगे। समझ में आई मेरी बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द ग्रेजुएटी, जहां पर ग्रेजुएटी के अंदर हमने 3 केसेस देखे, तीनों इंप्लॉयज को पढ़ लिया, आपका गवर्नमेंट इंप्लॉय, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय, और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के अंदर भी कवर्ड अंडर द पीजीए 1972 और नॉट कवर्ड अंडर द पीजीए 1972। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।